नमस्कार, मैं गौरव। आप देख रहे हैं सत्व समाचार। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षाविद डॉक्टर अशोक प्रियंवद हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और बिहार की राजनीति पे बात करेंगे कि आखिर बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य है और इसमें जाति की जो स्थिति होती है और जो धर्म का जो मुद्दा उठाया जाता है, ये कहाँ तक जायज है या इसकी क्या मायने हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, अभी जब हम देखते हैं तो बिहार की राजनीति हो या फिर कहें देश की राजनीति, तो इसमें जाति और धर्म सबसे बड़ा फैक्टर है। इसका क्या मायने या मतलब निकाला जा सकता है? ये बहुत जटिल और बिहार कमोबेश पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जी धर्म और जाति। जी एक बात हमें ध्यान देना जरूरी है कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो वहाँ राष्ट्रीयता आकर खड़ी हो जाती है। जी धर्म और राष्ट्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी आज के अर्थ में, जी और अतीत से भी हम देखते हैं तो। जबकि अगर हम जाति की बात करते हैं तो वह विखंडन है। जी राष्ट्रवाद का विखंडन है जातिवाद। जी प्रकारांतर से आप ये समझें तो जब जातिवाद मजबूत होगा तो राष्ट्रवाद कमजोर होगा, जी और जब धर्म की तत्व समाज में ज्यादा प्रभावी होंगे तो राष्ट्रवाद मजबूत होगा। जी। तो इसलिए ये दोनों बात एक साथ नहीं कही जा सकती है कि धर्म और जाति की राजनीति। बिल्कुल धर्म की लेकिन राजनीति की तो वही राष्ट्रवाद जा है। रही है। की तो वही जा रही है। हाँ, तो अगर जाति की राजनीति भारी होगी तो राष्ट्रवाद कमजोर होगा। जी अगर धर्म की राजनीति भारी होगी तो राष्ट्रवाद मजबूत होगा। जी हमें सोचना है। लेकिन यहाँ के लोग इस सूक्ष्म अंतर को नहीं कहकर झट से कह देते हैं जाति धर्म में बंटते हुए समाज। जी अरे धर्म में तो हम बटे हैं, लेकिन असुरक्षित हो जाते हैं अगर हम जातियों में बट जाते हैं। जी तो दोनों परस्पर विरोधी है। और बात करने के लिए हम एक साथ कह देते हैं कि जाति और धर्म में नहीं बंटना चाहिए। अरे धर्म तो बंटा हुआ है, सदियों से बंटा है, उसे जी आप एक नहीं कर सकते हैं। जी। तो सर, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि धर्म और जाति की जो राजनीति हो रही है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? धर्म की उच्चतम परिभाषा है धारयति इति धर्म। जी जो मनुष्य के मनुष्य होने के नाते धारण करने योग्य है वही धर्म है। जी और इस व्यापक वैश्विक परिभाषा में जी ये सारी चीजें समाहित हो जाती हैं, जिसको आपके लिए कुछ और, उनके लिए कुछ और, हमारे लिए कुछ और जो दिखते हैं। धर्म के ये आचरण के विविध रूप हैं, जी। तो इसमें ये तो सर पंथ हैं। जो है धर्म से ज्यादा अभी जो है जाति की राजनीति हावी हो गई है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो यादव लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में देंगे, जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो नीतीश कुमार को जो है नहीं, ज्यादा वैल्यू देंगे, या फिर जो जनरल है वो बीजेपी को देते हैं। पहले कांग्रेस के तरफ कहा जाता था कि कांग्रेस को देते हम हैं। यहाँ पहले स्पष्ट कर दें जी कि धर्म शब्द का अवमूल्यन हुआ है। यहाँ जब हम कहते हैं कि जाति और धर्म एक साथ, तो ये अवमूल्यन है धर्म का। जी धर्म एक उदात्त तत्व है जीवन का, वो विचलित नहीं हो सकता है। उसका अर्थ बहुत व्यापक है और गहरा है। जी लेकिन हम ये राजनीति के लोगों ने धर्म को इस अर्थ में कर दिया है हिंदू और मुसलमान, जी। ईसाई और सिख ईसाई सिख, ईसाई, जितने तमाम हैं। इन जी सब जो ये सब वस्तुतः पंथ हैं। हिंदुओं में तो हजार पंथ हैं, उसी में से एक पंथ वो भी है। जी कहीं अंतर नहीं है, मौलिक अंतर नहीं है। तो धर्म सबके लिए एक व्यापक अर्थ रखता है, लेकिन उस अर्थ में देश की जनता या बिहार के लोग नहीं लेते हैं। धर्म का मतलब होता है कि अलग अलग जो तो सर, जाति तो एक ही धर्म की होती है। नहीं, क्या आप सोच नहीं सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में भी 58 जातियां हैं, जी 58 फिरके हैं, जी और एक में दूसरे की शादी नहीं होती, एक दूसरे को बैठने नहीं देता। लेकिन राजनीतिज्ञों ने सबको एक मुसलमान कहकर एक अम्ब्रेला में खड़ा कर दिया, और लेकिन उनके हिंदू तो भीतर एक के अम्ब्रेला के अंदर नहीं है बता सर। रहे हैं, जी उनके अंदर के अंतर विरोधों को राजनीतिज्ञों ने नहीं उभारा।
लेकिन हिंदुत्व के, हिंदू एम्ब्रेला में रहने वाले लोगों को तोड़ने के लिए जातियों में भी खंडित किया, ये राजनीति का षड्यंत्र था। जी और ये षड्यंत्र में आरजेडी भी है, इस षड्यंत्र में कांग्रेस भी है। इस षड्यंत्र में सफलता पाने के लिए इन किन प्रकार न कुछ भी षड्यंत्र रचने वाले समस्त राजनीतिज्ञ हैं। जी इसलिए राजनीति व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि जातियों में विखंडित करने का अपराध यहाँ के राजनीतिज्ञों ने किया अपने स्वार्थ के लिए, और जी जिसका परिणाम बिहार भुगत रहा है। आने वाले दिनों में भी हमें नहीं लगता है कि बिहार की मानसिकता मुकम्मल विकास के आधार पर वोट करेगी और जी बिहार में बदलाव के लिए वोट करेगी, ऐसा हमें अभी दिखता नहीं है। सर, एक सवाल यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे कि बिहार के लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो तो जैसे कि गांव देहात में जो हम लोग पसंगा कहते हैं कि वो जिधर चला जाता है पलड़ा उधर भारी हो जाता है, तो नीतीश कुमार की स्थिति तो ये बनी हुई है, तो फिर ये विकास पुरुष कैसे हो गए? विकास पुरुष कह देने से हम विकास पुरुष नहीं मान लेंगे। जी विकास पुरुष का मतलब ये हुआ कि बिहार में एक ऐसा बदलाव करने की अपेक्षा खासतौर पर बिहार के लोगों को रही। हमने भौतिक रूप से, निश्चित रूप से, चूंकि एक बिखरा हुआ टूटा हुआ बिहार हमने देखा था, जी ऐसा जो इतना असुरक्षित था, जो सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, रोजगार के अवसर नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, ऐसे बिहार की बुनियाद पर एक व्यक्ति अगर थोड़ी सी सकारात्मक पहल करता है जी और उस बदलाव को हम देते हैं, तो हम थैंकफुल होते हैं ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसने इतनी बड़ी बदलाव में अग्रणी भूमिका निभाई, जी और इतने से हम संतुष्ट रहे। लेकिन 20 बरस की अवधि बीत जाने के बाद भी अगर संतोष का लेवल हमारा यही है, जी विश्व कहाँ जा रहा है, अन्य देश कहाँ जा रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेकर ग्लोबल भूमिका हमारी क्या है बिहार के, सारे संसाधनों के बावजूद, इन सब नज़रिए से अगर हम बिहार को देखें तो निश्चित रूप से बिहार पिछड़ा हुआ है। और आने वाले दिनों में व्यक्तिगत कैपेसिटी में लोग चाहे जिस ऊंचाई को छू लें, जी अपनी क्षमता और अपने परिश्रम और अपनी ऊर्जा के बदौलत, लेकिन पूरे बिहार को, मीन्स यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट हुआ है, सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ हाँ, है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। हाँ, जी, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जो है आज से पहले, हमारे कार्यकाल से पहले कुछ नहीं था यहाँ बिहार हम। से दिया जी है उन्होंने। जैसे बिजली कोई व्यक्ति नहीं पैदा कर सकता, जी सड़क कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, सुरक्षा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यह स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए तो एक तंत्र बनाया गया है तो सर, वो तंत्र, संविधान। अरे तंत्र जी तो पहले भी था, जी लेकिन वो तंत्र नकारात्मक था। इनके आने से ये बदलाव बिहार में आया है कि यहाँ एक अनुकूल परिवेश बना है भौतिक सुविधाओं के मामले में, लेकिन जातीय उभारों को ये रोक नहीं पाए हैं। जी और जो गोलबंदी मंडल कमीशन के इम्पोज होने के बाद से बिहार में हुई, जी जो उभार आया, स्वाभाविक था वो उभार, क्योंकि मंडल कमीशन के पहले जो जातियां राजनीति में डोमिनेट करती थी जी वो आपस में टकराती भी थी, आपस में लड़ती थी, और हाशिए पर खड़े लोग तो सिर्फ देख रहे होते थे। जी मंडल कमीशन के बाद वे हाशिए से मेन स्ट्रीम में आए, तो बाकी लोगों में एक प्रतिक्रिया उभरी कि अरे जा, हम तो हाशिए पर आ गए। तो सर, यहाँ पे एक सवाल हम आपसे और करेंगे कि जैसे कि आप जाति की बात कर रहे हैं या फिर आप जाति के बारे में कह रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव यादव समाज के नेतृत्व करते थे, तो क्या तेजस्वी उनके विरासत को संभाल कर आगे बढ़ा पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी में वो पात्रता है, और तेजस्वी के फलने फूलने के लिए जो परिस्थितियां थी वो हैं, ऐसा नहीं मुझे जी, लगता। स्थिति बदल गई है। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास पीछे नहीं लौटता। जी मंडल का वह उभार और जेपी आंदोलन का वह उभार जी लालू को उस लहर में उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए मीन्स धक्का दे करके पुशअप कर दिया। पुशअप कर दिया। जी आज की परिस्थितियों में बदले हुए बिहार में ऐसा कोई उभार
3-4 दशक के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि जी जिस जातीय और तुष्टीकरण, दो ही तो आधार बचा के रख सके हुए। जी देखिए, लालू आए, लेकिन लालू ने अपने उस व्यापक दायरे को मेंटेन नहीं कर रखा। वो सिमट गए तुष्टीकरण में जी और जातीय में, यादव और पिछड़ा। मुस्लिम, नॉट जी पिछड़ा, मुस्लिम एम वाई का जो बात की जाती एम और वाई। है, जी एम वाई की जो तो बात की बिहार जाती है। सिर्फ एम और वाई से नहीं बना है। बिहार बनता है, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हर जगह मौजूद हैं, जी लेकिन बाकी को उन्होंने छोड़ दिया और इनको आधार बनाया। जी नतीजा इसका ये हुआ कि बाकी लोग कहीं ना कहीं अन्यत्र गोलबंद होते गए। जी ऐसी कोई भी परिस्थिति आज के दिन बिहार में खड़ी नहीं हो रही है जिस पर सवार होकर तेजस्वी यादव, लालू यादव के कद को प्राप्त करें या उस ऊंचाई को प्राप्त करें, जी भले ही कोशिश जितनी भी कर लें। जी कारण इसके दो हैं। एक तो उनके व्यक्तित्व में जो प्रॉपर मैनेजमेंट का होना चाहिए, कमी है। कमी है, जी और दुनिया आज कहाँ है इसकी एक बेहतर समझ भी होनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग भी उनमें नहीं नहीं, है। जी पढ़े लिखे होते तो ऐसे सोच तो सकते सर थे इस पे हम। हम एक सवाल, आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने विरासत अगर अपने बेटे निशांत कुमार को नहीं देते हैं तो उनकी पार्टी बिखर जाएगी, इनके बाद कोई जदयू के लिए नहीं है। तो क्या जैसे लालू यादव पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है तेजस्वी को लेकर के या तेज प्रताप या इनके जो भी फैमिली के हैं, तो नीतीश कुमार पे भी आगे ये लग सकता है अगर निशांत को ये भविष्य में उनको अपना सारा दायित्व दे देते हैं तो? आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि कांग्रेस बिखर जाएगी अगर राहुल गांधी हट जाए तो? कांग्रेस कांग्रेस नहीं रह जाएगी, जी बिखर जाएगी। और राहुल गांधी में वो पात्रता नहीं है। तो वंशवाद का संरक्षण सबसे बड़ा क्राइम है आम जनता के लिए, जो राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं, जी चाहे वे लालू यादव हो या सोनिया गांधी हो या उद्धव ठाकरे हो। जी इनकी कामयाबी हमेशा संदिग्ध रहती है। अगर पात्रता आप में विकसित नहीं हुई, आप उस योग्य खुद को साबित नहीं कर सके, जी तो आप सिर्फ विरासत के नाम पर, जाति के नाम पर, बोली भाषा में ऐसे लुंज पुंज और गैर जिम्मेदार तरह से बोलकर लोगों को हंसा बुला लुभा तो सकते हैं, जी लेकिन बिहार में कोई बदलाव आप नहीं ला नहीं सकते ला हैं। सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 20 साल के शासन में लालू यादव ने, कहते हैं लोग, की आवाज दिया यादवों को। ठीक है, जी यादव तो हम देखते हैं कि जहाँ तब थे वहीं आज भी है। मीन्स कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, कुछ गिने चुने लोगों को उन्होंने जरूर उठाया उभारा, जी लेकिन मास लेवल पर उनके जीवन शैली में और उनके चाल ढाल में, सोच बदलाव नहीं समझ आया है। में कोई बड़ा ट्रिमेंडस बदलाव जिसको होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जाति की राजनीति करते हैं तो आप अपनी ही जाति को आप उस जगह से हटाकर किसी अच्छे अच्छी स्थिति में ला स्थिति सकते में हैं। ला सकते थे, जी जी लेकिन बहुत। उसके प्रति भी उनकी संवेदना उसी तरह थी, सिर्फ बोलने तक सीमित थी। जी कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया गया। नहीं किया गया। जाति की राजनीति करने वाले उतने ही नकारात्मक हैं, जी और वंशवाद की राजनीति करने वाले भी उतने ही नकारात्मक हैं, और बिहार की जनता की सोच भी वही नकारात्मक है। जी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इन सब चीजों से उभर कर बिहार पात्रता के आधार पर अगर वोट करे, जी वो किसी भी जाति और धर्म का हो, तो हमें लगता है कि एक बदलाव संभव है। जी अभी हम अगर ये देखते हैं सर, तो बिहार में जो एक नई पार्टी को लेकर के आए हैं, जनसुराज पार्टी लेकर आए हैं प्रशांत किशोर। इनका कहना है कि हम किसी जाति धर्म को नहीं मानते हैं, बल्कि बिहार के विकास के लिए हम पार्टी का जो है स्थापना किए हैं, और ये जो हमारी पार्टी है ये बिहार के लिए काम करेगी। तो क्या लगता है? देखिए,
मेरी दृष्टि में प्रशांत किशोर केजरीवाल के बिहारी संस्करण है। जी जो उन्होंने इंद्रजाल रच रखा है बिहार के लोगों को फंसाने और उलझाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं। उन्होंने, हमें याद है 1936 में पहली बार मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग हुई थी। जी जब 1937 का चुनाव हुआ था, उनके लिए अलग असेंबलीज और अलग आरक्षण। जी हम देखते हैं कि ये पहला आदमी है आज़ादी के बाद भारत की राजनीति में जिसने मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात की। असेंबली सीटों में जी 70 सीट के आरक्षण का वादा इस आदमी ने किया है मुसलमानों के लिए। हम क्यों नहीं उस नज़रिए से उसको देखें? लेकिन प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि आबादी के हिसाब से उनको इतना मिलना चाहिए? कौन पार्टी मुसलमानों को इतना टिकट देती है आबादी के हिसाब से? ये गणित प्रशांत किशोर का है। तो हम क्यों नहीं मान ले कि बिहार को विखंडित करने या देश की राजनीति में एक जहर पैदा करने का काम जो 1937 में हुआ, जिसकी परिणति 47 में हुई बंटवारे के जी रूप में, वही आधार आज प्रशांत किशोर ने बिहार को दिया है, यह कहकर कि आबादी के हिसाब से राजनीति में जगह होनी चाहिए और उतनी टिकट हम देने वाले हैं मुसलमानों को। जी तो ये तो कहते हैं कि हम शिक्षा की बात करते हैं, बात तो यहाँ के लोगों को शिक्षित होना चाहिए। होना चाहिए। यहाँ जो है लालू प्रसाद ये यादव सिर्फ यादव यादव करते रहते हैं। उनके कहे बगैर भी लोगों को मालूम है कि हमें शिक्षित होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। जी ऐसा नहीं है कि बिहार बेवकूफ़ है और उनके कहने से पढ़ने जाएगा और मना करने से रुक जाएगा। सभी जानते हैं अपनी स्थिति और परिस्थितियों को। ये मुलम्मा बांटना और लोगों को रिझाना और तरह तरह से पकड़ना, जिस तरह का काम केजरीवाल ने बिहार में दिल्ली में किया, 10 साल में दिल्ली कितने पीछे चली गई। तो लोगों को तरह तरह से रिझाना, फुसलाना और आंदोलनात्मक बना के रखना। जी मीन्स कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा होना नहीं होना बिहार की जनता पर तो निर्भर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 243 सीट पे हम लड़ेंगे बिहार में, हाँ तो लड़ेंगे, एक भी उसमें सीट खाली नहीं छोड़ेंगे, हाँ किसी से गठबंधन भी नहीं करेंगे। तो कर वो उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। स्ट्रेटजी में आप केजरीवाल को पीछे समझते हैं क्या? जी 10 साल तक जिसने दिल्ली जैसी जगह को किसी को घुसने नहीं दिया, उसकी चतुराई, उसकी धूर्तता जी और उसकी ईमानदारी, बेईमानी और उसका जो गिरोह है वो कितना प्रभावशाली है दिल्ली में। जी तो वैसा ही यहाँ भी ये गिरोह काम कर रहा है। हम तो यही मान के चल रहे हैं। जी